मरियम नवाज साहबा, ये बताइएगा कि पिछले दो तीन दिनों में जो आर्ग्यूमेंट्स हुई, क्या उनका फोकस रहा और जो डिफेंस की आर्ग्यूमेंट्स थी वो क्या कहते रहे? देखिए, जो जाहिर जाफर के वकील हैं सलमान सफ्तर, बैरिस्टर सलमान सफ्तर वैसे फौजदारी के कानून में काफ़ी माहिर समझे जाते हैं। उन्होंने जब इस मुकदमे का आगाज़ किया और जाहिर जाफर से मुतालिक उन्होंने अपील में रिलीफ लेने की कोशिश की, तो जो उनका पहला नुक्ता था वो ये था कि जाहिर जाफर जहनी तौर पर दुरुस्त, उनकी जो है वो जहनी साख दुरुस्त नहीं है, वो पागल हैं, वो तो नॉर्मल इंसान है ही नहीं। तो उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है। जब उनकी इस बात को अदालत ने बाय नहीं किया कि और वो ये इस्तदा कर रहे थे कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो जाहिर जाफर की जहनी साख्त का जो है वो अंदाजा लगाए कि वो दुरुस्त है या नहीं है। तो इसके बाद जब ये उन्होंने प्ली ली और बेंच इस पर राजी नहीं हुआ, 3 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्होंने अगले नुक्ते पर जाते हुए केस के अंदर चीदा गलतियां निकालना शुरू की, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था। 20 जुलाई 2021 से लेके आज के दिन तक इस केस को हमने देखा कि जब भी ये जिंदा हुआ तो हर एक ने जो है वो इसके बारे में जानना चाहा। इसकी वेरासिटी ऐसी थी, बेईमाना कत्ल था। तो उन्होंने बेंच को ये रजामंद करने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं जो नूर मुकद्दम है, जो मकतूला है, उनका इसके अंदर कितना पार्ट था। तो उनका जो ये फोकस था, ना चाहते हुए भी जाहिर बात है कि जाहिर जाफर के वकील ने ये कोशिश की साबित करने की कि नूर मुकद्दम खुद अपनी मर्जी से वहां गई थी, जबकि ये एक अगवा का मामला भी था। फिर उनका ये कहना कि वो जाहिर जाफर के साथ अपनी रजामंदी से रह रही थी, ये इस पॉइंट में जो है वो अदालत में बहुत ज्यादा बार हमने देखा कि अदालत इस पॉइंट को उनके कहने पर इस पर हमने रिमार्क्स भी आते देखे। और इससे कबल जब मातहत अदालत में इस किस्म की बात करने की कोशिश की थी जाहिर जाफर के वकील ने, तो वहां पर ये साबित नहीं कर सके थे, बल्कि वहां पर स्टोरी कुछ और थी। यहाँ पर हुआ कुछ ये कि जो जाहिर जाफर के वकील हैं उन्होंने दूसरा नुक्ता ये उठाया कि नूर अपनी मर्जी से वहां पर मौजूद थी, और इस पर जो है वो एक बहस ये चल पड़ी कि आप विक्टिम ब्लेमिंग या विक्टिम शेमिंग की तरफ नहीं जा सकते। एक बेईमाना कत्ल है और उसका कोई भी जो है वो जवाज नहीं हो सकता। तो बहरहाल अदालत की जानिब से जहां एक तरफ की ऑब्जर्वेशंस आई, तो ये ऑब्जर्वेशंस भी आई कि बेईमाना कत्ल है, मुल्जिम मौके पर मौजूद था, जो आला कत्ल था, यानी जिस छुरी से जो है वो कत्ल किया गया, उससे मुतालिक भी बेंच के ऑब्जर्वेशंस आई कि वो जो स्विस नाइफ है वो तो किसी नॉर्मल बंदे के पास हो ही नहीं सकती। तो बहरहाल जहां ये हाई प्रोफाइल केस था, एक जो ये कहा जाता है कि एक बड़ी फैमिली से जो है वो जाहिर जाफर का ताल्लुक है और इसी वजह से काफी टैक्टिक्स इस केस में अपनाए गए, तो वो सारे टैक्टिक्स जो है वो इन द एंड आके कामयाब नहीं हुए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जहां पर आकर ये पनिशमेंट जो है वो रिग्रेस कर दी थी, सख्त कर दी थी, हमने देखा कि वही पनिशमेंट दोबारा से ट्रायल कोर्ट वाले स्टेज पर चली गई और ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसको अपहेल्ड किया और अदालत ने इस हद तक रिलीफ दिया है कि जो अगवा का केस था उसमें 10 साल की जो सजा थी जाहिर जाफर की, उसको कम करके 1 साल किया गया है। उनके वालिदैन और थेरेपी वर्क्स वाले ऑलरेडी बरी थे, और फिर जो जाहिर जाफर के ये डबल जो सजाए मौत थी उसको कम करके 1 सजाए मौत और 1 उम्र कैद की सजा जो है वो बरकरार रखी है अदालत ने। साथ में जो जुर्माना था 5 लाख का गालिबन वो उनको अदा करना होगा। और उसके अलावा जो अब ये देखना है कि रिव्यू का जो है वो एक ऑप्शन इनके पास भी मौजूद है, तो ये रिव्यू में जाएंगे या फिर जो सजाए मौत है उसको उस पर अमल दरामद होगा और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि अभी मुस्तकबिल करीब में ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आप यू वर पार्ट ऑफ द केस इन अ वे, तो आप सर क्या आपका एडवाइस रही टू द कोर्ट ऑल्सो, और क्या कॉन्टेक्स्ट था? जी जी, हाँ जी। इस पर्टिकुलर केस में कोई एमिकस टू द सुप्रीम कोर्ट नहीं थे, और ये केस प्लेनली आर्ग्यू किया गया। अब मैं उससे पहले एक जो प्रेसिडेंस जिसके ऊपर आजकल बात की जाती है मेंटल हेल्थ के हवाले से, वो केस था सफिया बानो केस, जिसमें 3 ऐसे लोग जिनके ऊपर मर्डर के एक्यूजेशंस थी और फिर उनको सेंटेंस किया गया था, उन तीनों को एक 5 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के स्टडी किया था, और उसके ऊपर एक 84 पेज जजमेंट, बहुत तफसीली जजमेंट आई, जिसको इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली, और पाकिस्तान के उस पीस ऑफ लेजिस्लेशन को दुनिया में एक मॉडर्न लेजिस्लेशन के तौर पर देखा गया। वहाँ पर ये तय करने की कोशिश की जा रही थी इन सफिया बानो केस कि अगर मेंटल हेल्थ प्ली लेनी है किसी ने, तो उसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है? ठीक है, लीगल प्री रिक्विजिट्स क्या है? प्ली जब ली जाए कि एक मुजरिम या मुल्जिम जब ये प्ली लेता है कि उसके कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो उसके लिए कोर्ट ने प्रिस्क्राइब किया कि उसके क्या मेथड्स होंगे और क्या प्री रिक्विजिट्स होंगे। सफिया बानो केस सही, उसमें मैं एमिकस था सुप्रीम कोर्ट के साथ,
उस 5 रुकनी बेंच का। उसके अलावा उसने उस पर्टिकुलर बेंच ने ये भी तय कर दिया फॉर ऑल फ्यूचर एक्शंस कि जब भी चाहे वो इब्तदाई इंक्वायरी का टाइम हो किसी मरीज या किसी ऐसे शख्स का जिसके ऊपर इल्ज़ाम हो मर्डर का, इब्तदाई इंक्वायरी हो, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो, सज़ा सुनाई जा सके और सुनाई जा चुकी हो, प्रिजनर हो वो शख्स या फिर जिस वक्त उसको सज़ाए मौत दी जानी हो, हर मौके पर अगर उस सफिया बानो केस में ये कहा गया कि अगर ये प्ली किसी तरह से सामने आए कि वो शख्स ज़हनी तौर पर स्टेबल नहीं है तो इसका फैसला कभी कोर्ट नहीं करेगी, इसका फैसला करेगा एक 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड। ये पावर्स हमेशा से जजेस के पास रही हैं कि उनका प्रीरोगेटिव रहा है कि वो एक पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस की बुनियाद पर और जो थोड़ी बहुत उनकी गुफ्तगू उस मुल्जिम या मुजरिम के साथ हो, वहाँ वो ये तय कर लें कि मुझे इसके लिए मेडिकल बोर्ड बनाना है या नहीं। ये प्रीरोगेटिव एक्चुअली उस सफिया बानो केस में जज साहिबान से ले लिया गया है अकॉर्डिंग टू दैट जजमेंट, और ये कहा गया कि अगर रिमोट पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती हो इस बात की कि एक शख्स जो है वो जहनी मरीज़ हो सकता है, तो उसका फ़ैसला, जैसे कि अगर दिल का मरीज़ है कोई तो उसके बारे में फ़ैसला एक दिल का डॉक्टर करता है और इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट करने के बाद करता है कि वो दिल का मरीज़ है। व्हाट वाज योर टेस्टिमनी इन दिस पर्टिकुलर केस? मेरी टेस्टिमनी इसमें तो बिल्कुल सिरे से ही नहीं है और ना ही कोर्ट ने कोई एमिकस मुकर्रर किया। जैसे मैंने अर्ज़ किया, मैं सफिया बानो केस में एमिकस था जो इससे मिलता जुलता केस था, लेकिन उसके बिल्कुल अलग पहलू हैं। दूसरा पहलू ये भी है कि मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा इस प्रोग्राम की निस्बत से कि अभी डिटेल्ड जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की सामने नहीं आई, तो हम सब चूँकि बहुत जज्बाती तौर पर इस केस में एक तरह से बशमूल मेरे एक आम शहरी की हैसियत से तो ये मौका सबसे पहले ये है, इस प्रोग्राम के ज़रिए भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारे ज़ख्म जो थोड़े थोड़े मुंदमिल हो गए थे लोगों के इस वाक़े को, अंधुनाक वाक़े को सुनकर, वो आज हरे हो गए हैं जी। नूर मुकद्दम के घर वालों के ज़ख्म सिर्फ हरे नहीं हुए, हम सब के ज़ख्म हरे हुए हैं। ये खुद एक मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, तो हमें इसे भी रिकग्नाइज करना है इस केस को।